वो जो एनटीए का अध्यक्ष है, जिस पर पहले भी खूनी व्यापम का आरोप था, क्या उसे गिरफ्तार किया गया है? ईडी और सीबीआई कहां चली गई? ईडी और सीबीआई तो तुरंत दौड़ जाते हैं। तो ये बड़ा प्रश्न है और मैं आप सबों को सलाम करता हूं। मैं उन लोगों में हूं जो मानता हूं कि एजेंडा राजनीतिक दलें नहीं बनाती है, ऐसी सभाएं बनाती है, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया से बनती है और भी ऐसे सभागारों से बनती है। हम अब तादाद में कम हो अधिक हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये बात आज कहने की जरूरत देश के संसद के अंदर भी अगर होता है तो सिर्फ एक दो लोग। जय पेरियार और ऊपर हमारे जितने पूर्वज हैं, सर छोटू राम जी का तस्वीर नहीं है, उन्हें भी नमन और तहे दिल से नमन। मैं आज अनिल कुमार पटेल जी यहाँ थे, मैं बताना चाहूंगा कि बहुत ही विनम्रता के साथ और बहुत ही जज्बे से वो हज कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं। पिछले कार्यक्रम जो 23 जुलाई को था उसमें भी उनका जबरदस्त योगदान था। और आज जितने यहाँ संगठन हैं, खासतौर से संविधान बचाओ संघर्ष समिति की ओर से भी मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं दो बातें कहकर अपनी बात जल्द से समाप्त करूंगा। यहाँ हमारे किसान आंदोलन के बहुत ही सम्मानीय लोग धनखड़ साहब उपस्थित हैं, हुडा साहब हैं, हमारे मनोज सहरावत साहब है और भी लोगों का मैं पूरा नाम नहीं जानता हूँ। राजेंद्र पाल गौतम जी हैं, वीरेंद्र सिंह जी, जस्टिस साहब हैं, विजेंद्र जी हैं, साथ में जो यदुवंशी समाज के डॉक्टर रतनलाल, सभी लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन आज एक प्रोफेसर साथी ने हमारे ओर से एक प्रश्न उठाया कि एक मंच पर जब हम दिख रहे हैं तो ये आईबी और सीआईडी सबके लिए बहुत ही चौंकने वाली बात, हमारी जो भी बात है यहाँ सीधे ऊपर पहुंच रही और उसका साक्षी मैं हूं। मैं वो बात खुलासा नहीं करूंगा जो पिछले प्रोग्राम के दरमियान हमारे एक सम्मानीय गेस्ट को किस तरह से कहां से फोन आया कि आप वहां से तुरंत हटे। डॉक्टर रतनलाल जानते हैं, कुछ साथियों से मैं ये डिस्कस कर चुका हूं। तो इसका मतलब है कि तीर निशाने पर लग रही है। जो दो तीन बातें मैं कह रहा हूं वो सिर्फ एक अहम बात है। मनोज सहरावत साहब और हम लोग किसान आंदोलन के लोग लगातार ईवीएम के विरुद्ध जो संघर्ष था उसमें भी जुटे हुए और एक बहुत जबरदस्त रिपोर्ट, एक सनसनीखेज रिपोर्ट, वोट फॉर डेमोक्रेसी, जो मुंबई की एक संस्था जिसमें बड़े बड़े लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट से लेकर और पूरे जो चुनावी प्रक्रिया है उसको समझने वाले लोग हैं, उन्होंने जारी की है 4-5 दिन पहले। और उस रिपोर्ट में बताया गया है कि 364 लोकसभा सीटों पर जो नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड थे एंड जो नंबर ऑफ वोट्स काउंटेड है उनमें बहुत बड़ा गैप, और वो गैप इतना अधिक है कि 79 सीट्स ऐसे हैं जो कि एनडीए के खाते में गए हैं, बीजेपी को गए हैं, जो जाना चाहिए था इंडिया गठबंधन को। एक षड्यंत्र के तहत, एक मैनिपुलेशन के तहत उसको घोषित किया गया है और वो सारे लोग जो चुनावी कानून है उसके अंतर्गत अगर कार्रवाई हो तो उनकी सभी की सीटें जानी चाहिए, ये मांग भी उसमें रखी गई। मुझे आश्चर्य है कि ये रिपोर्ट राजनीतिक दलों को भी दिया गया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। क्यों नहीं आई है? आश्चर्य कई चीजों पर होता है। हम सांसद नहीं, सम्माननीय सांसद महोदय बैठे हैं, लेकिन वो बताएंगे कि अगर इनके चुनावी रिजल्ट में कुछ और फेर करके किसी और को अगर जिता दिया जाए, जैसा 79 सीट्स पे हुआ है और सत्ता किसी और के हाथ में चली गई, तो क्या परिवर्तन हुआ? जो चीजें पहले चल रही थी, जो फासिज्म चल रहा था, वही फासिज्म आज भी चल रहा है। थोड़ी उसमें ट्यूनिंग हुई, थोड़ी, लेकिन आज भी एमएसपी नहीं दिया जा रहा। आज भी सभी ओबीसी सीटों को एनएफएस किया जा रहा है। आज भी यूनिवर्सिटी में किस तरह की प्रताड़ना
डॉक्टर रतनलाल और हम लोग झेल रहे हैं आरएसएस के नहीं और उनको चुनौती देने के लिए, यह हम आज भी हो रहा है। तो क्या परिवर्तन हुआ? एक बड़ा हादसा और घोटाला हुआ है नीट के माध्यम से, और वो दायरे में नहीं बंधा हुआ है कि एससी एसटी ओबीसी के बच्चों के साथ हुआ। तमाम ऐसे लोग जो अपना पेट काट कर कोटा में रह कर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, डॉक्टर बनाने के लिए का सपना देखते हैं, वो सपना चकनाचूर हो गया और उसका सरगना देश का शिक्षा मंत्री। क्या एक भी डिमांड माननीय सांसद महोदय बैठे हैं संसद में उठा कि शिक्षा मंत्री को हटाया जाना चाहिए, तत्काल प्रभाव से हटाया जाना चाहिए। वो जो एनटीए का अध्यक्ष है, जिस पर पहले भी खूनी व्यापम का आरोप था, क्या उसे गिरफ्तार किया गया है? ईडी और सीबीआई कहां चली गई? ईडी और सीबीआई तो तुरंत दौड़ जाते हैं। तो यह बड़ा प्रश्न है और मैं आप सबों को सलाम करता हूं। मैं उन लोगों में हूं जो मानता हूं कि एजेंडा राजनीतिक दलें नहीं बनाती है, ऐसी सभाएं बनाती है, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया से बनती है और भी ऐसे सभागारों से बनती है। हम अब तादाद में कम हो अधिक हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये बात आज कहने की जरूरत देश के संसद के अंदर भी अगर होता है तो सिर्फ एक दो लोगों को ही होता है। आप प्रोसीडिंग्स देख रहे होंगे लोकसभा का। 23 जुलाई को हमने पूरे जोर शोर के साथ कास्ट सेंसस की बात कही। लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी को धन्यवाद जो उन्होंने उसको इको किया है अपने स्पीच में, लेकिन वो बात हम यहां शुरू किए थे और एमएसपी की भी बात यही हम लोग बोले थे। धनखड़ साहब बुजुर्ग है, अभी भी वो प्रभावशाली है। मैं आज एक विनती ये भी करना चाहता हूं कि जो बात हमारे एक साथी ने कही कि हमें सड़क पर दिखना चाहिए, वो पूछ रहे थे कौन है। लोग सड़क पे निकल रहे हैं, लेकिन एक दो लोगों के निकलने से नहीं होगा। एक दो लोग, मैं विनती इनसे कर रहा हूं कि आप खाप के माध्यम से पूरे देश को संदेश दीजिए, सिर्फ हरियाणा को नहीं। कि एक दिन सड़क पे निकलो तो यह सरकार को पता चलेगा कि नीट का दर्द भी युवाओं के दिल में है और यूपीएससी में जो बड़ा घोटाला दिख रहा है उसका भी दर्द है। हमारे इतने मेहनत से परीक्षा देने वाले 2-3 बच्चे अपनी जान कुर्बान कर गए वो कोचिंग सेंटर्स में। कौन शुरू किया कोचिंग का परंपरा? दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन में सीयूईटी हो रहा है, बिना कोचिंग किए हुए बच्चे आपके पास नहीं करेंगे और वो कोचिंग का बिजनेस है, वहां क्वेश्चन सप्लाई होता है। तो कौन शुरू किया? आई एम थैंकफुल मैडम, यू हैव टेकन अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप इसमें कृपया मैं आपसे अनुरोध करूंगा आप काम कीजिए। 2-3 और बातें मैं कह के उसको समाप्त करता हूं। एक तो सबसे अहम बात है कि रेलवे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। जो रेल मंत्री फरसा लेकर जातिवादी सम्मेलन में हिंदू का खून बहाने की बात करता है, वो उसके आते ही पिछले 13 दिनों में 8 एक्सीडेंट्स हुए या 13 एक्सीडेंट्स हुए हैं पिछले 8 दिनों में। और सबसे भयानक एक्सीडेंट जो हुआ था जिसमें हजारों लोग मरे थे वो भी इन्हीं महोदय ब्राह्मण सभा के बड़े नायक जो रेल मंत्री जी है उनके कार्यकाल में हुआ। क्या उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए? सिर्फ इसलिए उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए क्योंकि वो एक ब्राह्मण समाज से है, क्योंकि वो अडानी के स्टाफ है, क्योंकि वो कॉर्पोरेट के गुलाम है, तो कोई नहीं बोलेगा। अडानी के हवा में सबको नंगा नजर नहीं आनी चाहिए। मैं विपक्ष के नेता को धन्यवाद देता हूं कि अकेले व्यक्ति है जो शादी के नंगा नाच में नहीं पहुंचे। डीएमके के उन नेताओं को सम्मान देता हूं जिसकी एक भी मंत्री उस शादी में नहीं पहुंचा जहां लोग अपने आप को गुलामी की वो दास्तां दिखा रहे थे लेट कर। मैं धन्यवाद देता हूं कुछ खिलाड़ियों को भी, और सबसे बड़ी बात हमारे सम्मानीय जो हमारी बात को आप तक पहुंचाते हैं ब्रॉडकास्टर्स जो यूट्यूब के माध्यम से पहुंचाते हैं। कई लोगों के यूट्यूब डीमोनेटाइज हो गए क्योंकि ईवीएम शब्द हमने कहा। और आज दोबारा एक कानून आ रहा है
न्यू ब्रॉडकास्टिंग बिल, माननीय सांसद को पता होगा, आप जो हम बात कहेंगे वो बात भी आप नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि ये आपकी बात रिपोर्ट नहीं कर पाएंगे। या कानून में परिवर्तन हो चुका है, उस कानून के अंतर्गत जब चाहे दिल्ली पुलिस इस हॉल को जेल घोषित कर सकती है। आप यहीं रहेंगे, 90 दिन का जुडिशियल कस्टडी, और यही फासिस्ट सरकार ला रही है। तो परिवर्तन तो कुछ हुआ नहीं है, और ब्रॉडकास्टिंग बिल अगर यही रहा, उसका भी विरोध तो हर वर्ग के दिलों में एक तूफान है, विरोध है, चाहे वो किसान हो, युवा हो, शिक्षक हो, प्रोफेसर।